हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे काफी सारी वीडियोस में डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का, तो आज भी मैं उसी को डिस्कस करने आई हूँ। डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर में अभी तक क्या हो चुका है, अभी क्या प्रोसेस में चल रहा है और नेक्स्ट क्या होने वाला है और कितना टाइम लगेगा आपकी ज्वाइनिंग में, तो अभी डिस्कस करते हैं उसको। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, उन सब एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर दो जो ऑलरेडी डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर के डीवी में के लिए वेट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी तक जो है आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ आ चुकी है, फर्स्ट वेटिंग भी आ चुकी है, ठीक है, और आपके पास ईमेल भी आ चुकी है DSSB की तरफ से कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है या ई डोजियर्स हैं वो आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भेज दिए गए हैं। तो अब क्या प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, मैंने खुद पर्सनली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अपने सोर्सेज से पता किया था कि अभी क्या चल रहा है और कब तक होने वाला है। तो उन्होंने बोला है कि विद इन 7 to 10 डेज जो है आपके हॉस्पिटल अलॉटमेंट हो चुका होगा। तो हॉस्पिटल अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, उसके लिए हॉस्पिटल अलॉटमेंट की स्पेशल एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो हॉस्पिटल अलॉटमेंट जो है 7 to 10 डेज के अंदर हो जाएगा, मतलब आपके पास जल्दी ही ईमेल आने वाला है कि आपको ये हॉस्पिटल मिला है या मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका डीवी होगा और मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगी। तो उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट पार्ट होने वाला है। जैसे ही आपके पास ईमेल आएगी तो फर्स्ट पार्ट आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास अराउंड रहेंगे, मतलब वो पहले दे देते हैं 15 to 25 डेज तक का मैक्सिमम टाइम देते हैं, 21 डेज, 3 वीक्स, इस तरीके से लिखा होगा प्रॉपर कि इतने तारीख तक या इतने दिनों के अंदर अंदर आप हमें आके रिपोर्ट करो, ठीक है। तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपना रिपोर्ट करना, ठीक है। पहले के टाइम पे होता था कि जिसकी ज्वाइनिंग जल्दी होगी वो प्रायोरिटी बेस्ड सीनियर रहेगा, मतलब आपका 1-1 मिनट और 1-1 घंटे का भी फर्क रहता था, फोरनून और आफ्टरनून का भी फर्क रहता था। बट नाउ डेज ऐसा नहीं है। अब जो है आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपकी सीनियरिटी डिवाइड होगी। जो जितने मार्क्स आपने डीएसएसबी एग्जाम में क्रैक करते वक्त जितने आपके अंक आए हैं उस बिहाफ पे आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और उसी बिहाफ पे प्रमोशन लिस्ट आएगी। तो इस चीज से तो डरिए मत, क्योंकि पहले के टाइम पे होता था नहीं मुझे भागा दौड़ी करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं, उनकी एनओसी क्लियर नहीं होती है या फिर उनका जो पीरियड है रेजिग्नेशन के बाद का वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से वो डिले हो जाते हैं और कुछ कुछ इन सर्विस भी होते हैं। तो इस कारण डीएसएसबी का एक फैसला था या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक फैसला था कि आपकी जो भी प्रमोशन लिस्ट होगी वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड होगी कि आपने उस टाइम पे मार्क्स कितना स्कोर किया है। तो अब आपका जैसे ही ईमेल आएगा कि इतने दिनों के अंदर अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, तो मैं फिर भी कहूंगी एज सून एज पॉसिबल आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, क्योंकि हो सकता है किसी पॉइंट पे आपका डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यू आए और आपको उसको रेक्टिफाई करने का टाइम मिल जाए। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेके पहुंच जाइएगा। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और या फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम किस तरीके से जो है प्रेजेंट करेंगे या लेके जाएंगे और वो क्या क्या वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो एक पैनल बैठता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। 5 to 7 पर्सन बैठते हैं डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल, और कई बार होता है कि 1 या 2 पर्सन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं, कई बार 2 होते हैं, किसी हॉस्पिटल में 5 होता है, किसी में 7 का भी पैनल बैठता है। तो उसमें से एक बंदा तो आपका नर्सिंग कैडर का होगा, क्योंकि जो आपके डीएनसी या नर्सिंग की डिग्रीज हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो सब चीजें चेक करने के लिए, क्योंकि नॉन नर्सिंग पर्सन को इतना ज्यादा नहीं पता होता है कि डीएनसी आपका रिन्यूअल का है या क्या है, कहीं और का है तो किस तरीके है, आपके पास स्लिप है तो भी वो एक्सेप्टेड है, मतलब ये जो छोटी छोटी नर्सिंग पार्ट की हैं, तो उसके लिए एक हमारी एएनएस डीएनएस कोई भी एक नर्सिंग पर्सनल हमारा उस पैनल के अंदर बैठा होगा, ठीक। उसके बाद होता है हमारे 2 डीलिंग क्लर्क्स होंगे, ठीक है, और हमारा जो सेक्शन ऑफिसर है वो होगा, मतलब इस तरीके से नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे। आपकी फाइल फर्स्ट पर्सन के पास जाएगी, वो अप्रूव करेगा, फिर सेकंड के पास जाएगी, वो अप्रूव करेगा, फिर थर्ड के पास जाएगी। इस तरीके से आपका पूरा रोटेट होगी, आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई किया जाएगा ताकि कहीं भी किसी भी पर्सन से गलती से कोई भी पॉइंट छूटे ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल में रखेंगे अपना 10th।
आपके पास 10th की मार्कशीट, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट एक अलग से मिलता था पहले के टाइम पे। तो जो प्रीवियस वाले हैं जिनके पास पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपना पासिंग सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना। अब जो है ये CGPA और ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें वो नहीं होता है, बट पहले मिलता था। तो अगर जिनके पास है वो लेके जाएं। उसके बाद आपका 12th का जो है आपकी मार्कशीट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आता है आपका डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने होल्ड किया है, वेदर इट इज अ GNM और BSc और MSc, जो भी आप आपके नर्सिंग के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है। आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों ईयर की मार्कशीट्स होनी चाहिए। एक कम्युनिटिव मार्कशीट अलग से होती है वो भी होनी चाहिए, ठीक है। आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। आपके पास DNC होना चाहिए। आपके पास कॉलेज का जो एक सर्टिफिकेट होता है कि वेदर यू हैव कंप्लीटेड दिस डिग्री और डिप्लोमा इन दिस ईयर और बाय दिस डेट, वो एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास DNC हो गया, या DNC जिनके पास नहीं है उनके पास उनकी रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए, और DNC का एक प्रॉपर स्लिप होना चाहिए कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड बिफोर द ऑफर लेटर यू रिसीव्ड, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। बिकॉज जो आपका फॉर्म निकला था, जब वैकेंसीज आई थी, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास बिफोर रिसीविंग ऑफर लेटर आपके पास DNC होना चाहिए। तो DNC में बहुत लंबी क्यू है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। आई नो आपको डेट्स नहीं मिल पा रही है, इवन 2025 की किसी को डेट ही नहीं मिल पा रही है, 26 पे जा रहा है, इतना लंबा शेड्यूल हो चुका है। लेकिन स्टिल आप अपना फी वगैरह, पेमेंट वगैरह सब कुछ करके जो आपके पास प्रॉपर होता है कि हाँ मैंने ऑलरेडी अप्लाइड है, अब मेरा पार्ट नहीं है, अब डेट ही नहीं मिल रही है, तो यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो आप उस कंडीशन में जो है आप अपना स्लिप लेके जाएंगे, ठीक है। आपके पास वो स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, अगर आपने एक्सपीरियंस डाला है। इन सर्विस अगर आपने लिखा है तो आपकी जिस भी डिपार्टमेंट से या फिर जिस भी हॉस्पिटल में आप इन सर्विस हो, वहां की NOC होनी चाहिए कि आपने वहां ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है इस प्रोसेस के लिए कि आप अपना DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, और उन्होंने उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एक दे देंगे। NOC उनके लिए जरूरी है जिन्होंने अपना इन सर्विस दिखाया था या प्रेजेंटली वर्किंग दिखाया था, वेदर वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या सेम पोस्ट है या अनदर पोस्ट है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप अपना एक NOC जरूर लेके जाएं उसकी। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपने कंप्यूटर वगैरह या कोई भी और कोर्सेज कर रखे हैं या कोई स्पेशलाइजेशन कर रखी है अपनी, इसमें MSc कर रखी है लाइक, या फिर आपने कोई IGNOU से कोई और डिप्लोमा ले रखा है, NICU का, या फिर जैसे नर्सरी का, पीट्स का, मतलब बहुत सारे हमारे पास IGNOU के डिप्लोमाज है। अगर आपने वो ले रखा है तो आप अपना वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे ताकि आपकी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग वो आपको डिपार्टमेंट दे सके, ठीक है। तो आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। आपके पास आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। आप अपने A4 शीट्स, प्लेन A4 शीट्स लेके जाएंगे क्योंकि आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है वहां, तो आप एप्लीकेशन लिखने के लिए A4 शीट्स लेके जाएंगे। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 फोटोकॉपी सेट जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो है प्रॉपर सर्कल करते हैं। एक तो उनके पास ऑलरेडी फाइल होती है, जो आपने E-डोजियर सबमिट किया होता है ना, वो उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल के आपके नाम से, आपके रोल नंबर से एक फाइल बना के ऑलरेडी रखेंगे अपने पास, ठीक है। फिर भी वो जो है अपना सर्कल करके, और जहां उनको क्वेरी आ जाती है वो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, और जिनका OBC है उनके पास NCL जरूर होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो आप अपना, आपका जो भी OBC का है, SC का है, ST का है, जो भी सर्टिफिकेट आप अवेल कर रहे हो वो आप अपना कैरी करके जाओ। वेदर यू आर, मतलब आप वेदर यू आर लाइंग इन द SC कैटेगरी और ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी, डजेंट मैटर इफ यू आर सिलेक्टेड इन जनरल, बट स्टिल यू हैव टू कैरी देम। आप उनको फिर भी कैरी करोगे, भले ही आपके मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आए हैं या आपको जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है, बट स्टिल आप अपना उसको कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। और इसके अलावा आपको अपना जो है A4 शीट, और मैंने आपको फोटोग्राफ्स और फोटोकॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स जो सेट है वो बताई दिया है, वो आप लेके जाएंगे। प्रॉपर एक फाइल में बनाएंगे, जो प्रॉपर हमारी जिप्ड फाइल होती है ना, उसमें आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलग से रखेंगे, पंच आउट करके एक अलग से फोल्डर में जो आप अपना फोटोकॉपीज वाले सेट रखेंगे। हाँ, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड आप ये भी कैरी करेंगे। आपकी आइडेंटिटी उसी के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, आपका आधार कार्ड भी उसमें डलेगा। पैन कार्ड इसलिए क्योंकि किसी किसी हॉस्पिटल में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपके जो फॉर्म्स है वो भरवाने लग जाते हैं कि आप अपना पैन नंबर भी डाल दो, ठीक है। तो कैरी करने में कोई इश्यू नहीं है, ना कैरी करोगे तो दिक्कत हो, इससे अच्छा है कैरी कर लो, ठीक। बाकी आपके पास अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगता है नेसेसरी हैं तो आप उसको भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं लिखा हुआ है कि
ओबीसी जो है फादर के ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पे बना था। मेरे टाइम पे जो हुआ था, जो मैं खुद हूँ ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्टेड हूँ, तो उसमें जो था उन्होंने प्रॉपर ई डोजियर में ही मांग लिया था कि आपको अपने फादर का भी ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा दिल्ली का। तो मैंने वो भी लगाया था। हालांकि डीवी के टाइम पे उन्होंने चेक नहीं किया, मैं फिर भी स्टिल कैरी करके लेके गई थी। तो आप सेफर साइड, अगर आपका जो है फादर बेस्ड बना है तो अपना फादर का कैरी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम ना हो, एक्सेस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट कम नहीं होने चाहिए। तो आप अपना फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। 93 का प्रूफ आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट बनता ही 93 के प्रूफ पे है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे 93 का प्रूफ कैरी करना है या नहीं करना है। नहीं, 93 का प्रूफ आपको कैरी नहीं करना है, क्योंकि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा अगर आपके पास 93 का प्रूफ नहीं होगा तो, ठीक है। बाकी आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स ही रेडी रखना है। आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे और कैंडिडेट्स भी होंगे आपके साथ साथ, सब एक जैसे होंगे, सब फर्स्ट टाइमर्स होंगे कि हाँ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। तो नर्वस नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। और कई बार होता है कि किसी किसी जगह पे आपका जो है इंटरव्यू भी साथ साथ ले लिया जाता है, मतलब वो चेक करने के लिए। क्योंकि जब मेरा एएनएम का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे इन्होंने प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स लिखवाए गए थे, क्योंकि उसमें लिखा था कि मस्ट बी नॉन लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश तो ऑब्वियस है, उन्होंने एग्जाम के टाइम पे देख लिया, क्योंकि एग्जाम हमारा इंग्लिश में था। और हिंदी के लिए उन्होंने प्रॉपर वर्ड्स लिखवाए थे, शत्रुघ्न और मतलब चिंतपूर्णी, इस तरीके से जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो लिखवाए थे, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर वाले में नहीं लिखवाए थे। तो फिर भी मैं कहती हूँ अपना कॉन्फिडेंस रहोगे तो ज्यादा बेटर है। आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे झलकना चाहिए। यस, यू आर नर्सिंग ऑफिसर, दिखना चाहिए दैट यू आर कैरिंग अ ऑफिसर रैंक, ठीक है। तो कहीं से भी नर्वस मत होना, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लेके जाना। अगर आप नर्वस होते हो तो वो बार बार टेंस होकर और रिवाइज चेक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बंदा नर्वस है तो क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। सो ऑल द बेस्ट, वेटिंग फॉर दिस कि आपका जो है जल्दी सी मेल आ जाए डीवी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो है जल्दी जल्दी होने वाली है। यस, ज्वाइनिंग जो है आपकी जुलाई के मंथ में हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपका डीवी अभी मैक्स टू मैक्स 10 डेज में जो आपके पास मेल आने वाला है कि 10 डेज के अंदर अंदर आपको ये हॉस्पिटल मिला है। अगर 10 डेज में नहीं भी आता है तो 15 डेज में हॉस्पिटल से डायरेक्ट मेल आ जाएगा कि आप इस हॉस्पिटल में सिलेक्टेड हुए हो या आपको इस हॉस्पिटल में भेजा गया, आप आ जाओ इस डीवी के लिए, ठीक है। तो हमें 7 to 10 डेज का ही वेट करना है। क्रॉस योर फिंगर्स, हॉपिंग फॉर द रेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।